हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं बल्कि क्लास 12th में और ग्रेजुएशन लेवल पर भी जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस और उसके ग्राफ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाने में। साइन और कॉस का ग्राफ तो फिर भी वो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का ग्राफ बनाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कैसे ग्राफ को बनाऊं। लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके लिए ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ग्राफ बनाने के साथ साथ हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को भी निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका यूज़ 12th में भी है और हायर मैथमेटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाना। तो सबसे पहला ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए जो है हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें x और y का वैल्यू होगा, या बोले तो x और f ऑफ x का वैल्यू होगा। ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो x का वैल्यू होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन में x का वैल्यू जो होता है जिसकी वजह से y डिफाइन हो, उन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। और उस डोमेन की वजह से जो इमेज बनता है फंक्शन का, जो एलिमेंट्स का x का जो वैल्यू होगा उसकी वजह से जो y का वैल्यू आएगा वही वैल्यू का सेट फंक्शन का रेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनाना होगा। तो टेबल कैसे बनाना है, मीन्स हमें x का वैल्यू डालना है और उसके संगत y का वैल्यू लेना है, फिर कोई अनदर वैल्यू x का लेना है, उसके संगत y का जो वैल्यू होगा वो लेना है और उससे प्लॉट करना है उस पॉइंट को और तब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो x की जगह पे आप क्या लीजिएगा, 1 2 3 4 ये लेना है क्या। यहाँ पे जरा सोचिए, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन के साथ x है ना, x क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल कितना डिग्री या फिर कितना रेडियन का है। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगल्स को लेने होंगे बदल बदल के, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर 0 डिग्री का एंगल, फिर निगेटिव में एंगल। ठीक है ना, उस तरीके से हमें एंगल लेना होगा और उस एंगल की वजह से जो y का वैल्यू आएगा, f ऑफ x का जो वैल्यू आएगा उसे लेना होगा और तब हम उस पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम एंगल कैसे लेंगे, जरा देखिए कितने कितने डिग्री का एंगल लेंगे। कोई एक मतलब कितना एंगल, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल कितना ज़्यादा तक बन सकता है पॉजिटिव में और कितना ज़्यादा निगेटिव में बन सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है। एंगल बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड एंगल को लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड टाइप के एंगल्स को लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के एंगल्स को लेंगे और तब ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे, तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो जब कोई रे ऐसे घूमती है तो एंगल का निर्माण होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये रे जो है ओ ए, इसे आप ओ ए मान लीजिए, ये रे ओ ए अगर घूमती ही नहीं है तो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही है तो कहेंगे कि 0 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है ना, 0 डिग्री का। अगर ये रे इस तरह से घूम जाती है ऐसे तो हम क्या कहते हैं, π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री का एंगल बना है। तो चलिए हम लोग रेडियन मेजर ही लेते हैं। इस तरीके से जब ये पॉइंट ये ऐसे घूम जाती है ना सर्कुलर पाथ पे, इस तरीके से है ना, ऐसे घूमती है तो कितनी डिग्री का एंगल बनता है या फिर कितने रेडियन का, π/2। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो π/2 रेडियन का। ठीक है, आई बात समझ में, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये रे जब और ज़्यादा घूम जाती है, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई तो π/2, और जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगी तो पाई रेडियन का एंगल बन जाएगा। कितने रेडियन का, पाई रेडियन का, मीन्स 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये और घूमते घूमते यहाँ तक अगर आ जाती है इस तरीके से तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 3π/2 रेडियन का। ठीक है ना, और अगर ये घूमते 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 फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं कि 2π रेडियन का एंगल बना है। ठीक है, मीन्स एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन का एंगल बनता है, हाफ रिवोल्यूशन में पाई रेडियन का और उसका भी हाफ π/2। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री का एंगल लेंगे, π/2 पाई और 3π/2 और 2 पाई रेडियन का एंगल लेंगे x के जगह पे और उसके संगत y का वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे पहले टेबल बना रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू लेना है और यहाँ पे नीचे y का वैल्यू लेना है, y यानी कि f(x) या आप sin x ही लिख दीजिए डायरेक्ट। तो देखिए x के जगह पे जब आप 0 लेंगे, 0 तो sin x का वैल्यू क्या होगा, फिर π/2 लेंगे तो क्या होगा, पाई लेंगे तो क्या होगा, 3π/2 लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई लेंगे तो क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो आप 0 ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए आप π/2 ले लीजिए, फिर उसके बाद आप ले लीजिए पाई, फिर ले लीजिए पाई ले लिए, 0 लिए, π/2 लिए, पाई लिए, अब 3π/2 लीजिए, 3π/2, उसके बाद लास्ट 2 पाई लीजिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ तक आप x का वैल्यू लिए हैं, लेकिन कब, जब रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है तब तो आप पॉजिटिव एंगल लिए हैं ना। यहाँ पे सारा एंगल पॉजिटिव है क्योंकि रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है। ये भी तो हो सकता है कि रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो एंगल निगेटिव होगा। तो हमें x का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रखना है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रे को, पहले रे कैसे घूम रही थी, इस तरह से घूम रही थी, है ना। अब रे कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए रे का ये इनिशियल पोजीशन था, अब रे ऐसे नहीं घूम के ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये अब जो ऐसे जा रही थी वो अब इस तरीके का बन जाएगा। तो जब 0 से यहाँ तक आएगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा। तो जब 0 से यहाँ पहुँचती थी तो π/2 रेडियन पॉजिटिव में, तो 0 से जब यहाँ पहुँचेगी तो -π/2 रेडियन का एंगल बनेगा। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर जब ये -π/2 से यहाँ पहुँचेगी तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा, -π रेडियन का, क्योंकि उसमें π/2 ऐड होते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने, -π रेडियन का, क्योंकि यहाँ पे -π/2 बना। तो और आगे जब बढ़ेगी तो कितना, -π रेडियन का। फिर और आगे बढ़ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब और ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो -π/2, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो ये और ऐड हो जाएगा -π/2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब पहुँचेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे, तो एंगल बनेगा -3π/2 रेडियन का, ठीक है। और जब इस तरीके से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो होगा -2π रेडियन, ठीक है ना। इस तरीके से रिवॉल्यूशन की है तो ये -2π रेडियन का एंगल बना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री या 2π या -2π सब सेम ही है, सब का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि सब जो है सबका पोजीशन एक ही जैसा है। तो आप यहाँ पे देखिए 2π लिखिए या -2π लिखिए, क्योंकि -2π में भी रे का वही पोजीशन है और 2π भी रेडियन का एंगल बनाती है, तो रे का वही पोजीशन है। मीन्स हम लोग -2π को 2π भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2π का भी वही पोजीशन है और -2π का भी वही पोजीशन है। फिर देखिए अगर हम लोग π/2 की बात करें, π/2 की, तो π/2 और -3π/2 का रेडियन का जब एंगल बनता है तो दोनों का जो पोजीशन है वो ये वाला पोजीशन आएगा ना, वो सेम है। क्योंकि रे अगर इस तरीके से घूम के यहाँ पहुँचती है तो -3π/2, और अगर इस तरीके से घूम जाती है तो π/2 रेडियन का एंगल बनता है। मीन्स दोनों सेम है, आप ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। तो आप π/2 के लिए -3π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना वैल्यू sin π/2 का आएगा उतना ही वैल्यू sin -3π/2 का आएगा, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए पाई रेडियन का एंगल बनेगा इस तरीके से घूमेगा तो, और जब ऐसे ही घूम जाएगा तो -π रेडियन का। तो यहाँ पर भी देखिए सेम पोजीशन है रे का, है ना, तो इसीलिए पाई और -π दोनों तरीके के एंगल के मेजरमेंट के लिए सेम वैल्यू ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप -π लिख सकते हैं। अब 3π/2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, -π/2, ओके, ठीक है ना। और देखिए दो टाइप का एंगल, निगेटिव में ये, पॉजिटिव में ये, निगेटिव में ये, पॉजिटिव में, तो पोजीशन चेंज होने के वजह से इस पोजीशन जो है ये जैसे जैसे चेंज हुआ है, पोजीशन क्लॉकवाइज में चेंज हुआ है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हुआ है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप का एंगल बना है। तो इस दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो
साइन के लिए साइन ऑफ 3π/2 और साइन ऑफ -π/2 जब आप निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रे का पोजीशन इस दोनों एंगल को बनाने के लिए सेम है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो वो तो हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, और साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है। साइन 3π/2 यानी कि साइन 270 डिग्री। तो अगर आपको परेशानी हो रही थी, यहाँ पे देखिए साइन 3π/2 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/2 यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2, और आप साइन π/2 का वैल्यू जानते हैं क्या होगा 1, तो -1 हो जाएगा। और 2π का भी इसी तरीके से आप निकालेंगे तो वहाँ पर भी वैल्यू 0 आएगा साइन 2π का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -3π/2 का भी वैल्यू 1 आएगा, -π का भी वैल्यू 0, -π/2 का भी वैल्यू -1 और -2π का भी वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जब रे बनाई है तो इस दोनों एंगल को बनाने में रे का पोजीशन एक ही जैसा है। ओके, तो आगे बात यहाँ पर समझ में। तो हम लोग इस तरह से टेबल बना लिए। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें XY प्लेन लेना होगा। तो ये देखिए, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, इस तरह से y डैश x और ये x डैश, बीच में ये o ले लीजिए, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप को पहले x का वैल्यू रख दीजिए। क्या क्या है x, क्या क्या लेना है आपको, 0, वो तो यहाँ पे है ही, π/2 पाई, तो यहाँ पे आप ले लीजिए π/2 इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ π/2, और ये हो गया सेम लेंथ लेना है। तो यहाँ पे तो मैं ऐसे माप के उतना बना नहीं रही हूँ, तो ये आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, एकदम अच्छे से बन जाएगा। पाई हो गया, उसके बाद 3π/2, तो यहाँ पे ले लीजिए 3π/2 और यहाँ पे ले लीजिए 2π। तो ये तो पॉजिटिव में हो गया। अब आप निगेटिव में लीजिए, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल का, इस एंगल के लिए साइन x का वैल्यू निकाल सकते हैं और आगे ज़्यादा तक एंगल ले लेके। इधर निगेटिव में लीजिए -π/2, उसके बाद -π/2 का अंतराल है, उसके बाद -3π/2, उसके बाद -2π, ठीक है। ये हो गया। हम लोग ये सारे पॉइंट को प्लॉट कर लिए। अब देखिए जरा, हमें y का ही वैल्यू लेना है। तो y मान के चलिए यहाँ पे जो है वो 1 है और यहाँ पे -1 है। आ रही बात समझ में? तो अब जरा देखिए, अब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y यानी कि साइन x, y का भी वैल्यू 0 है, मीन्स एक ये पॉइंट हो जाएगा, x 0 तो y 0। जब x का वैल्यू π/2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू π/2, y का वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। जब x का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 0, यहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस पे होगा वो पॉइंट। फिर जब x का वैल्यू 3π/2 है, y का वैल्यू -1 है, 3π/2 जब x लीजिएगा तो y का वैल्यू -1 लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 2π है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 और 5 पॉइंट को प्लॉट कर लिए। अब जरा देखिए निगेटिव में, जब आप x का वैल्यू -π/2 लेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा, लगभग यहाँ पे। जब आप x का वैल्यू -π लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो यहाँ पे। जब आप x का वैल्यू -3/2 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट। उसके बाद जब आप x का वैल्यू -2π लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो ये पॉइंट। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 पॉइंट प्लॉट हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाना, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाना है, इस तरीके से, क्या हम इसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐसे ऐसे मिला दे क्या, ऐसे मीन्स कुछ इस तरीके से मिला दे क्या पॉइंट्स को, नहीं, आप ऐसे इसे नहीं मिला सकते हैं। क्या है इसका कारण, आप इसे ऐसे क्यों नहीं मिला सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आप क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई रे जब घूमती है, जब इस तरीके से घूमी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब तो पॉजिटिव एंगल आगे बढ़ते गया है ना, तो रे घूमी है, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट बढ़ते बढ़ते, ये रे का जो ये पॉइंट है ए, ये बढ़ते 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 π/2 पे पहुंचा, फिर पाई पे पहुंचा, तो ये किस रास्ते से पहुंचा, ये किस रास्ते पे मूव किया, सर्कुलर पाथ पे, है ना, ये सर्कल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
एक सर्कुलर पाथ पे ये घूमा है पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर भी इस तरीके से सर्कल का ही पाथ बन जाएगा। क्योंकि जब हम 0 से π/2 के बीच के एंगल्स को लेंगे और y का जो डिफरेंट वैल्यू आएगा तो उसको जो इस तरीके से मिलाएंगे तो आपको ये फिगर बन के आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सर्कुलर पाथ पे घूमा है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं घूमा है, तब तो एंगल पॉजिटिव बनते गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी इस तरीके से सर्कुलर पाथ के जैसा ही फिगर बनेगा। ओके, आ रही बात समझ में। अब जरा देखिए, अब यहाँ से तो इसे मिला दिए हम लोग, अब इसे इस तरीके से ऐसे मिलाना होगा, फिर यहाँ से आप ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ से आप इसे ऐसे मिलाइए। मैं यहाँ पे 2π ठीक से लिख देती हूँ, 2π रेडियन। आ रही बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में x का वैल्यू क्या था, π/2 और y 1। इस पॉइंट को 0 0 और ये पॉइंट π0 और ये पॉइंट 3π/2 और -1 और ये पॉइंट 2π0। मतलब सारे पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखती हूँ और ऐसे भी आप देख के समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग निगेटिव एंगल की तरफ चले, तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से सर्कुलर पाथ ही बनाना होगा, क्योंकि रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलती है। तो ये पॉइंट ए यहाँ से इस तरीके से घूमी होगी, तब तो निगेटिव एंगल ऐसे बढ़ते 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 गया होगा। इसीलिए यहाँ पर भी हमें सर्कुलर पाथ के जैसा ही फिगर बनाना होगा, क्योंकि जब आप 0 से -π/2 के बीच का एंगल लेंगे तो उसके संगत जो y का वैल्यू आएगा तो उसे आप इस तरीके से जब प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, आपको सर्कुलर ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। और फिर आप इसको इस तरीके से पाई से मिला दीजिए, फिर 3π/2 और ये फिर 2π। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था, -3π/2 और 1। ये पॉइंट क्या था, -π0। ये पॉइंट क्या था, -π/2 -1 और ये पॉइंट क्या था, 2π0। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख दी हूँ। तो ये था sin x का ग्राफ। तो देखिए कितना सिंपल है ये ग्राफ। अब हम लोग इसके डोमेन और रेंज को निकालेंगे कि sin x का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन f का जो डोमेन होता है वो x का वो सारा वैल्यू होता है जिसके संगत y डिफाइन हो, है ना। तो आप x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राफ से आप देखिए, आप x का वैल्यू निगेटिव में भी ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं और पॉजिटिव में भी लेते चले जाएंगे। एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे सांप के जैसा आकृति आपको मिलते चला जाएगा इन्फिनाइट तक, और इधर निगेटिव इन्फिनाइट तक। तो इसका मतलब है कि डोमेन जो होगा साइन एक्स का वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर, इस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसे आर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग रेंज की बात करेंगे कि रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा साइन एक्स का। तो आप देखिए रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू। तो देखिए आपको वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई का वैल्यू आपको 1 और 1 से छोटा -1 तक मिला है और -1 से नीचे नहीं जाना है। मीन्स आपको 1 और -1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं और 1 और -1 को लेके भी वो सब साइन एक्स के रेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 और -1 के बीच में ही ये ग्राफ ऊपर नीचे करते रहेगा। तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो होगा -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए डोमेन और रेंज निकालना और ग्राफ भी समझ गए, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y = f(x = cos x) के बारे में डिस्कस करेंगे कि cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाना होता है। तो जैसे कि हम लोग sin x का ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाए थे, उसी तरीके से cos x का ग्राफ बनाने के लिए भी हम लोग टेबल बनाए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस दोनों एंगल के लिए, इस दोनों एंगल के लिए, इस दोनों एंगल के लिए और इस दोनों एंगल के लिए फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। जब π/2 या -3π/2 आप डालेंगे x की जगह पे तो cos x का वैल्यू 0 होगा। और जब आप x की जगह पे -π या फिर π डालेंगे तो cos x का वैल्यू -1 होगा। और जब आप x की जगह पे -π/2 या 3π/2 डालेंगे तो cos x का वैल्यू 0 होगा। उसी तरीके से जब आप x की जगह पे -2π या 2π डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेबल बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, ये देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है, इस पे x का वैल्यू ले लिए हैं और y का वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है ना, टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है,
तो माइनस 2 पाई से 2 पाई तक है, तो ये -2 पाई से 2 पाई तक ले लिए हैं। और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, तो ये -1 से 1 तक ले लिए हैं। अब हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। तो देखिए जब आप x0 लेंगे तो y1 आएगा, x0 तो y1, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। जब आप x π/2 लेंगे तो y0 आएगा, ये वाला पॉइंट। जब आप x पाई लेंगे तो y -1 आएगा, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे अप्रॉक्स बना रही हूँ, आप लोग इसे ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो अच्छे से एक्यूरेट पूरा मिल जाएगा ग्राफ। उसके बाद 3 π/2 पे 0 है, उसके बाद 2 पाई पे 1 है वैल्यू, तो इस तरीके का है, देखिए जरा यहाँ पे आ जाएगा 1 लगभग, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब जब आप -π/2 लेंगे तो क्या आएगा, 0, मीन्स यहाँ पे है ग्राफ 0। उसके बाद -π पे कितना है, -1 है, मीन्स आपको यहाँ लेना है। उसके बाद जब आप ये -1, जब आप -3 π/2 लेंगे तो 0, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद जब आप -2 पाई लेंगे तो f(x) का वैल्यू 1 आएगा, तो -2 पाई पे 3 π/2 पे 0 और -2 पाई पे कितना है, 1 है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर लिए। अब इसे हम मिलाएंगे, तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे पॉइंट मूव कर रही है ना, इसीलिए हमें इस तरीके से सर्कुलर पाथ ही बनाना होगा। इसका मतलब है कि जब आप 0 से -π/2 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो उसके संगत जो y का वैल्यू आएगा, मीन्स cos x का वैल्यू आएगा, उसे पुट करेंगे और उसे जब रखेंगे तो इस तरीके से आपको फिगर मिलेगा, ठीक है। अब फिर -π/2 से ये 0 पे 1 आया है, उसके बाद ऐसे, फिर इसे आप इस तरीके से मिला दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए -π/2 से जब आप पाई पे आए तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मैं इसे पहले इधर हट साइड कर देती हूँ, तो ये ऐसे और ये ऐसे, और ये क्या था, -3 π/2, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये है cos x का ग्राफ। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे देखिए। 0 से π/2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, इस सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो cos x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा। तो देखिए 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर बना है, ओके, मीन्स जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हो, ऊपर बना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि cos निगेटिव होता है, तो देखिए π/2 से पाई के बीच ये जो ग्राफ बना है इस तरीके से ऐसे, तो वो नीचे बना है, मीन्स क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में भी, जो कि पाई से 3 π/2 के बीच होता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव होता है, इसीलिए ग्राफ नीचे बना। और जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, मीन्स 3 π/2 से 2 पाई के बीच पहुंचे, तो वहाँ पे ग्राफ देखिए ऊपर बना है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का ग्राफ ऊपर बनने का क्या मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 से -π/2, 0 से -π/2, ये भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए तो ग्राफ ऊपर बना है। फिर थर्ड और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x निगेटिव, तो ग्राफ नीचे। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे -3 π/2 और -2 पाई तक, तो देखिए -3 π/2 से -2 पाई तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉजिटिव मतलब ऊपर बना है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। और आप पीछे वाला ग्राफ जो sin x का था, उसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि ग्राफ ऊपर कब बना, नीचे कब बना। नीचे बना तो उस क्वाड्रेंट में जो है सो वो निगेटिव है, ऊपर बना तो उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है। आगे बात समझ में। अब देखिए हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो जैसे sin x में ऐसे 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 सांप की तरह आगे तक ये बढ़ता जाता था और पीछे तक भी बढ़ता जाता था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ओके। और रेंज की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं रेंज लिख देती हूँ, रेंज ऑफ f यानी कि रेंज ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये किसके किसके बीच है, 1 से -1 के बीच है, और 1 और -1 को भी लिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम sin x के जैसा डोमेन और रेंज हो गया cos x का भी, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये जो तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है tan x। तो tan x का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस एंगल के लिए क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइंड, एनडी का फुल फॉर्म है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मीनिंग रियल में होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स ये, आप ये समझिए
या ये समझिए, ठीक है ना। आप पॉजिटिव इनफाइनाइट ले सकते हैं या निगेटिव में इनफाइनाइट ले सकते हैं, नॉट डिफाइंड का मतलब। तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगी ना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव लेना है या निगेटिव। तो देखिए जहां जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां वहां पे मैं डॉटेड लाइन खींच देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे है नॉट डिफाइंड? π/2, 3π/2। तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन में यहाँ पे खींचती हूँ π/2 और ये 3π/2 पे, इस तरीके से डॉटेड लाइन है। फिर -3π/2 पे है भी है और -π/2 पे भी है, ये -π/2 है, ये -π/2 पे भी डॉटेड लाइन खींच दी हूँ। इसका मतलब आपको ये नॉट डिफाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड लाइन कि हाँ यहाँ पे आपको x का वैल्यू नहीं लेना है, मीन्स π/2, 3π/2, -π/2 और -3π/2 आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब आप ये सब लेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू नॉट डिफाइन यानी कि इमेज नॉट डिफाइन हो जाए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, x का वो वैल्यू को हमें छाड़ देना होगा। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये हम लोग नॉट डिफाइन के लिए इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच दिए हैं। अब जरा देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो y का भी वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। जब x का वैल्यू π/2 है तो y नॉट डिफाइन है, π/2 पे y का वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो आप पॉजिटिव नॉट डिफाइन लेंगे मीन्स इस तरीके से ऊपर लेंगे π/2 पे कि निगेटिव में नॉट डिफाइन लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 के बीच जो ग्राफ बनेगा 10x का वो ऊपर की ओर बनेगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से जब पॉइंट लेंगे 0 से π/2 के बीच में तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। और हम लोग पॉजिटिव इनफाइनाइट ले रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव में हम लोग ये ले रहे हैं ये, क्योंकि ग्राफ ऊपर बनाना है, क्योंकि 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको इस तरीके का यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। इसका मतलब आप π/2 नहीं ले रहे हैं, π/2 से देखिए थोड़ा हट के है, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक सीधा जा रहा है, ओके। और π/2 में ये टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 पे वैल्यू कितना था? इनफाइनाइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, मीन्स ग्राफ नीचे बनेगा, π/2 से पाई के बीच ग्राफ नीचे बनेगा। और पाई पे कितना वैल्यू है? 0, मीन्स ये पाई पे वैल्यू है और π/2 पे इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन है। तो चूंकि ग्राफ नीचे बनेगा और अनडिफाइन है π/2 पे, अनडिफाइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ग्राफ हमें ऊपर बनाना नहीं है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमें ग्राफ तो नीचे बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ग्राफ बना देंगे, ये माइनस इनफाइनाइट से ऐसे ऐसे होते 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 इस तरीके से ऐसे मिल जाएगी। अरे बात समझ में? तो ये माइनस इनफाइनाइट से ऐसे 0 की ओर बढ़ा है y का वैल्यू, जब x का वैल्यू π/2 से पाई की ओर बढ़ा है तब, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आया थर्ड क्वाड्रेंट का बारी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है 10 पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्राफ ऊपर बनेगा। तो 3π/2 पे तो अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन हमें ऊपर वाला पॉजिटिव में लेना होगा क्योंकि ग्राफ ऊपर बनाना है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसीलिए 0 है ये यहाँ पे वैल्यू, तो ये 0 से इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें टच नहीं होगा, 3π/2 के साथ टच नहीं होगा क्योंकि हमें ये वैल्यू 3π/2 लेना नहीं है, ओके। और ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब x का वैल्यू 3π/2 तक जाता है, मीन्स x टेंड्स टू 3π/2 देन y टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके। आगे बात समझ में? x का वैल्यू 3π/2 डायरेक्ट नहीं लेना है, 3π/2 तक मतलब उसके काफी नजदीक है, तब y का वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं गया है, तक जा रहा है, ओके। तो ये हुआ। फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, यानी 3π/2 से 2π के बीच आइए, तो आप देखते हैं कि 10 निगेटिव होता है। तो 10 निगेटिव होता है और 2π पे 10 का वैल्यू 0 है, ये वाला है। तो हमें इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा, निगेटिव में ये लेना होगा माइनस इनफाइनाइट से 0, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लेते जाइएगा ना, तो 0 से -π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जैसे 3π/2 से 0 के बीच बना, 3π/2 से 2π के बीच बना है, वैसा ही यहाँ पर भी बनेगा, -π/2 से 0 के बीच सेम वही प्रोसेस। तो इसे आप ऐसे मिला सकते हैं और आप इसे बना बना के चेक भी कर सकते हैं। फिर आप इधर आइए, तो आप यहाँ पे देखिएगा, फिर इस तरीके से आपको ग्राफ बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं बना बना के, ठीक है ना। फिर ये इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना है ये है 10x का ग्राफ। अब हम लोग इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, जरा देखिए। डोमेन में आप सब कुछ लिए हैं लेकिन -3π/2, -π/2, π/2 और 3π/2 नहीं ले रहे हैं, मीन्स π/2 के ऑड मल्टीपल को आप नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि जब आप ऑड मल्टीपल लीजिएगा ना तो नॉट डिफाइन आ जाएगा y का वैल्यू। तो फिर ये कैसे, ये फंक्शन तो होगा नहीं, लेकिन ये तो फंक्शन है ना। तो हमें देखिए x के जगह पे उन वैल्यूज को रखना पड़ता है जिसके संगत y डिफाइन हो। ऐसे वैल्यूज को नहीं लेना है जिसके कारण y अनडिफाइन हो जाए। तो x का वैल्यू जब आप ये सब डालते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डालते हैं, तो आपको y का वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है। मीन्स आपको x के जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को नहीं लेना है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 करने का मतलब ऑड संख्या के साथ अगर पाई बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो आपको ये सारा मिलेगा, जो कि आपको नहीं लेना है। मीन्स डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ 10x या फिर डोमेन ऑफ f जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के, जहां पे लिख देते कॉमा देके n बिलोंग्स टू i। n क्या है, इंटीजर है, और हम लोग जानते हैं कि 2n + 1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो n के जगह पे आप 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। मीन्स आपको पाई बाई 2 नहीं लेना है, आप n के जगह पे इंटीजर लेना है ना, तो 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, जो कि आपको नहीं लेना है। आप निगेटिव में रखिए, -1 रखिए तो यह आ जाएगा -पाई बाई 2, जो कि आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं कि फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज यानी कि y का वैल्यू वो तो 0 भी है, 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है, प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक है, इसीलिए इसे ऑल रियल नंबर लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप इसे -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब चौथा जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू सेक x। तो जब आप x का वैल्यू ये सब डालेंगे तो आपको सेक x का वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग डाल के चेक कर लीजिएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरीके से x एक्सिस ले लिए, y एक्सिस ले लिए, और x एक्सिस के लिए जो पॉइंट था x का वैल्यू वो सारे को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइन है वहाँ पे डॉटेड लाइन दे दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये हो गई बात क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए किसका ग्राफ बना रहे हैं, सेक एक्स का। तो सेक एक्स हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर बनेगा तो कैसे, जरा देखिए, जब आप 0 लेंगे ना एक्स की जगह पे तो सेक एक्स का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो x 0 y 1 यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, 0 और 1 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 0 1 को रिप्रेजेंट किया। पाई बाई 2 पे तो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन का मतलब मैं आपको बताई थी, या तो प्लस में इन्फिनिट या माइनस में इन्फिनिट, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस में इन्फिनिट लेना होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है, मीन्स ये पाई बाई 2 में टच नहीं कर रहा है और इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए जब आप पाई बाई 2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का वैल्यू, चूंकि कॉस निगेटिव होता है इसीलिए उसका रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव ही होगा। तो निगेटिव तो पाई पे कितना है इसका वैल्यू -1, तो लगभग यहाँ पे है। ठीक है ना, -1, और पाई बाई 2 पे इन्फिनिट है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है निगेटिव यानी कि नीचे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस इन्फिनिट से -1 की ओर, इस तरीके से माइनस इन्फिनिट से -1 पे चला जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पाई और -1। आगे बात समझ में। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक एक्स निगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे बनेगा। मीन्स यहाँ पे पाई का तो वैल्यू आपको पता है -1, पाई पे -1 है, तो आपको निगेटिव लेने का मतलब 3 पाई बाई 2 पे जो है अनडिफाइन यानी कि निगेटिव इन्फिनिट लेना होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा नीचे की ओर। ठीक है ना, फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। ऊपर बनने का मतलब 2 पाई पे कितना वैल्यू है सेक एक्स का, 2 पाई पे कितना वैल्यू है 1, तो ये हो गया लगभग यहाँ पे 1, और ये 2 पाई पे कितना है इनफाइनाइट, 3 पाई बाई 2 पे कितना है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड है नॉट डिफाइंड है। तो आप पॉजिटिव से इस तरीके से आपको मिलाना है क्योंकि ग्राफ ऊपर बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसीलिए, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलाना होगा और इसका कोऑर्डिनेट 2 पाई और 1 है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब आप 0 से -पाई/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे तो इसी के जैसा बनेगा, तो आप ऐसे बना दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप इस क्वाड्रेंट में जब आएंगे -पाई/2 से पाई के बीच में, मीन्स यहाँ से यहाँ जब आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव यानी कि ग्राफ नीचे बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये 1 है तो ये ऐसे, और आप चेक कर करके बना सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर -3 पाई/2 से -2 पाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक एक्स पॉजिटिव होता है, ग्राफ ऊपर बनेगा, तो ये 1 है तो इस तरीके से ये बन जाएगा।
ठीक है ना। अरे बात समझ में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई कॉमा 1 को, और ये माइनस पाई कॉमा माइनस 1 को। ठीक है, ये तो हाँ, ये सब आप समझ गए हैं। आप देखिए कितना आसानी से ग्राफ बन गया। अब देखिए हमें इसका डोमेन और रेंज पता करना है। तो डोमेन यानी कि x का वैल्यू हमें वो सब नहीं लेना है जिसके कारण y अनडिफाइन हो जाए। मीन्स यहाँ पे भी देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को आपको नहीं लेना है, बाद बाकी आप सब कुछ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब आया है x के लिए, सिर्फ ये माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 ये सब नहीं आया है, जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई बाई 2 है। तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, किसको छोड़ के, 2n+1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू i। और इसके रेंज की अगर बात करें तो इसका रेंज क्या होगा, जरा देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू 1 से -1 तक नहीं है, y का वैल्यू 1 और 1 से ऊपर ही है और -1 और उससे नीचे ही है। तो आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं -∞ से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा जगह है। रेंज जो होगा वो क्या होगा, -∞ से -1 तक, और फिर क्या है 1 से इन्फिनिटी तक। तो इस दोनों का यूनियन आप कर दीजिए, मतलब इसे और इसे दोनों का आपको लेना है। या फिर दूसरे फॉर्म में रेंज आप ये भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और किसको किसको छोड़ के, 1 से -1 के बीच के नंबर्स को छोड़ के, 1 और -1 को तो लेना ही है, इसीलिए हम इसे ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है cosec x। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जगह पे ये सब लिया गया है, तो हमें y का वैल्यू ये सब मिला है। आप इसे पुट करके निकाल सकते हैं, तो आपको ये सब वैल्यू मिलेगा। और हम यहाँ पे जहाँ पे नॉट डिफाइन है वहाँ पे डॉटेड लाइन ले लिए हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए 0 से पाई बाई 2, 0 पे कितना है, नॉट डिफाइन है, और पाई बाई 2 पे कितना है, 1। तो लगभग ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 1 होगा ना इसका कोऑर्डिनेट, तो पाई बाई 2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पाई पे तो फिर नॉट डिफाइन है, पाई बाई 2 पे -1 है, तो -1 अगर ये है तो ये पाई बाई 2 पे -1। फिर उसी तरीके से -3 पाई बाई 2 पे 1 है, -3 पाई बाई 2 पे 1 है, और माइनस पाई बाई 2 पे -1 है, माइनस पाई बाई 2 पे ये -1 है। तो इस तरीके से हम ये और ये पॉइंट को प्लॉट कर लिए हैं। अब जरा देखिए, नॉट डिफाइन से 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चला कब, जब x 0 से पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है नॉट डिफाइन से 1 आया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स 0 से पाई बाई 2 में नॉट डिफाइन से 1 आने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि cosec x पॉजिटिव होता है, इसीलिए ग्राफ ऊपर बनेगा। तो नॉट डिफाइन से इस तरीके से 1 आएगा, ऊपर बनेगा, मतलब आपको प्लस इन्फिनिटी लेना होगा। अगर नीचे बनता तो माइनस इन्फिनिटी लेते नॉट डिफाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन का मतलब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों होता है। हम वो फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है इसके अकॉर्डिंग चुनते हैं कि हमें प्लस इन्फिनिटी लेना है या माइनस इन्फिनिटी लेना है नॉट डिफाइन की जगह पे। तो चूंकि cosec x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए ग्राफ ऊपर बनेगा, इसीलिए हम लोग नॉट डिफाइन के लिए प्लस इन्फिनिटी लेंगे, और प्लस इन्फिनिटी से ये 1 तक बढ़ा, कब, जब x 0 से पाई बाई 2 तक चला। तो देखिए ये नॉट डिफाइन से 1 के बीच आया। ठीक, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो cosec सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, हम लोग जानते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए का क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई में 1 से नॉट डिफाइन की ओर, और चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन प्लस इन्फिनिटी लेना होगा। तो ये पाई बाई 2 से पाई जब चला तो ये 1 से प्लस इन्फिनिटी की ओर इसे बढ़ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 1। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, मीन्स ग्राफ नीचे बनेगा। मीन्स हमें नॉट डिफाइन के लिए माइनस इन्फाइनाइट लेना होगा, ये लेना होगा, तो वो तो इधर ही होगा माइनस इन्फाइनाइट। तो देखिए, और ये 1 को -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से 1 की ओर जाएगा, और -1 से फिर माइनस नॉट डिफाइन की ओर जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3 पाई बाई 2 -1। ठीक है ना, अगला समझ में। उसी तरह से आप इस क्वाड्रेंट में चलिए, मीन्स 0 से माइनस पाई बाई 2, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई तक चलिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि cosec निगेटिव होता है, मीन्स ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, फिर आप जब माइनस पाई से 2 पाई, माइनस पाई से -2 पाई पे चलिएगा, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cosec पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 पाई बाई 2 1, ऊपर है ग्राफ तो ये 1 है, 1। ठीक है ना,
तो इसे देखिए कितना आसानी से बन गया। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें अगर, तो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सारा रियल नंबर होगा, सिर्फ उसको छोड़ के जहाँ जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइन हुआ है। तो कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन हुआ है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, यानी कि कहाँ कहाँ पे हुआ? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर ये इवन क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। अगर पाई का आप मल्टीपल लेंगे मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई, -1 पाई, -2 पाई, तो मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो वहाँ पे जो है फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। तो इसीलिए आप ऑल रियल नंबर लीजिए और उसे छोड़ दीजिए, n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई को हटा दीजिए, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स है। आप यहाँ पे इंटीजर्स डाल के देखिए, -5 पाई, -4 पाई, -2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, यानी कि 0 पे भी नॉट डिफाइन है। उसके बाद 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब जगह पे क्या है? नॉट डिफाइन है। इसीलिए हम लोग ऑल रियल नंबर को लिए हैं और इस सबको छोड़ के, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा जरा देखिए। रेंज जो है 1 और 1 से बड़ा है, जबकि -1 और -1 से छोटा है। तो जैसे हम लोग sec x का रेंज निकाले थे वैसे ही इसका भी रेंज होगा, मीन्स ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से +1 के बीच के एलिमेंट्स को छोड़ के। या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -∞ से -1 तक और फिर यूनियन 1 से ∞ तक। आगे बात समझ में? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब सबसे आखिरी और लास्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है cot x। तो x के जगह पे जब आप ये सारा एंगल लेंगे तो y का वैल्यू आपको ये सब मिलेगा, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइन है वहाँ पे मैं डॉटेड लाइन खींचती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि 0 पे नॉट डिफाइन है, मीन्स जब आप x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। तो कब? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव में नॉट डिफाइन होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए cot x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मीन्स हमें नॉट डिफाइन ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ ऊपर बनेगा cot x के पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इन्फाइनाइट इस तरीके से, और π/2 पे कितना है वैल्यू? 0। तो इस तरीके से ये ऐसे चलेगा, रुकिए 1 मिनट, इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉट निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 से पाई में निगेटिव होगा। तो पाई का वैल्यू जो नॉट डिफाइन है वो माइनस इन्फाइनाइट लेना होगा, जो कि 0 से ऐसे माइनस इन्फाइनाइट की ओर बढ़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से ये देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है, इस तरीके का शेप बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे। फिर देखिए जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉट पॉजिटिव होता है। तो कॉट पॉजिटिव होने का मतलब आपको पाई का वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट लेना होगा, और 3π/2 का वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं कि 0 है। तो आपको प्लस इन्फाइनाइट से -3 0 पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ये थोड़ा ऐसे होगा। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, मीन्स आपको 2 पाई की जगह पे जो नॉट डिफाइंड है वहाँ पे आपको माइनस इन्फाइनाइट लेना होगा। तो इस तरीके से जब x का वैल्यू 3π/2 से 2 पाई की ओर चलेगा तो y का वैल्यू जो है वो 0 से माइनस इन्फाइनाइट की ओर होगा, ऐसे। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख लीजिए, -π/2 से 0 या फिर 0 से -π/2 आप कर सकते हैं। 0 से -π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होगा, मीन्स ग्राफ नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो 0 पे तो 0 है, -π/2 पे कितना है? 0 पे तो नॉट डिफाइन है ना, और -π/2 पे कितना है? 0। ये मीन्स ये माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर चलेगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर जब आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, -π/2 से -π पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट पॉजिटिव होगा यानी ग्राफ ऊपर बनेगा। तो आपको -π के लिए जो नॉट डिफाइन है वो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ ऊपर बन रहा है, ऐसे। फिर इसी तरीके से जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉट निगेटिव होगा, निगेटिव होने की वजह से -π का जो वैल्यू नॉट डिफाइन है वो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे जाके इस तरीके से 0 से मिलेगा। फिर जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से कॉट x पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर बनेगा। तो आपको 0 से इस तरीके से प्लस इन्फाइनाइट लेना पड़ेगा। तो ये है कॉट x का ग्राफ। कितना आसान है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए हम लोग इसके डोमेन और रेंज को निकालते हैं। तो डोमेन हम लोग जानते हैं कि x का वो सारा वैल्यू जिसके कारण f(x) का वैल्यू डिफिनिट हो, है ना। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन जहाँ जहाँ पे है वो सारे वैल्यू को हम लोग हटा देंगे। तो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन है? 0 पे है, पाई, -π पे है, 2 पाई और -2 पाई है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई अगर हम ले तो हमें कॉट x का वैल्यू नॉट डिफाइन मिलेगा। तो हमें मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ देना पड़ेगा, मीन्स हमें सारे रियल नंबर को लेना होगा और मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ देना होगा। मीन्स 0 रखेंगे जब आप इंटीजर है ना तो 0 होगा, फिर 1 रखेंगे तो पाई, फिर 2 रखेंगे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर माइनस रखेंगे -π, -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई। तो इन सब जगह पे जो है फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइन है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा जरा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका रेंज क्या होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसका जो रेंज होगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y के सारे वैल्यूज को लिया गया है, 0 भी शामिल है,
जीरो से नीचे भी और जीरो से ऊपर भी है, मीन्स ऑल रियल नंबर इसका रेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।